लक्ष्मी नगर में भी हो सकता है मुखर्जी नगर जैसा हादसा। पूर्वी दिल्ली का कोचिंग हब कहलाता है लक्ष्मी नगर। तंग गलियों में कोचिंग सेंटर्स की यहां भी है भरमार, लेकिन किसी त्रासद घटना से सुरक्षा के नहीं कोई इंतजाम। दिल्ली दंगों का 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को शिव विहार तिराहे पर दबोचा। दयालपुर थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। गीता कॉलोनी पुलिस ने 24 घंटे में मामला सुलझाया। लक्ष्मी बाजार से लैपटॉप चोरी का केस हुआ था दर्ज। सीसीटीवी फुटेज से मिला आरोपी का क्लू। कुंदन नगर रेड लाइट के पास से आरोपी गिरफ्तार। महाजन ने आपको बताया अपराधियों का साथी। कल आपने लगाए थे बीजेपी पर संगीन आरोप। जितेंद्र महाजन ने कहा, आपको न पुलिस पर भरोसा है न कोर्ट पर विश्वास। गर्मियों में गर्मी दिखा रहे लहसुन अदरक के दाम। खरीदार हुए कम, दुकानदार परेशान। अदरक 240 से 250 रुपए किलो। बोले दुकानदार, इससे पहले कभी इतनी महंगी नहीं हुई अदरक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कल कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद देखा गया कि कोचिंग सेंटर से बाहर निकलने का पर्याप्त रास्ता नहीं था, जिसके चलते स्टूडेंट्स ने रस्सी, तार और बैनर जैसी चीजों की मदद से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इसी के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली का कोचिंग सेंटर हब कहे जाने वाले लक्ष्मी नगर इलाके और कोचिंग सेंटर का हमारे संवाददाता अहरार ने जायजा लिया। साथ ही यहाँ के स्टूडेंट्स से बात की। स्टूडेंट्स के मुताबिक यहाँ के कोचिंग सेंटर भी किसी त्रासदी या हादसे के हिसाब से डेंजर जोन में कहे जा सकते हैं। यहाँ के कोचिंग ऐसी किसी स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। यहाँ तंग गलियों में जहाँ तहाँ कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। इसके चलते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में काफ़ी ज़्यादा कोचिंग सेंटर हैं, जिनकी वजह से जाम लगता है। कोचिंग सेंटर वाले हर जगह अपना बोर्ड लगाकर रखते हैं और वे आग या इस तरह की किसी त्रासदी से सुरक्षा के मद्देनजर कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं करते। सर, मुखर्जी नगर में घटना शायद घटित ना होती, क्योंकि यदि गुजरात की घटना को याद कर लेते, आपने को याद होगा गुजरात में किस कदर बच्चों की ज़िंदगियाँ गई थी। और इसके बाद अब लक्ष्मी नगर, आपने मुखर्जी नगर में कल हमने देखा कि रस्सियों से कूद कर किस प्रकार जाने हैं। कोई सुविधाएं नहीं है। कोचिंग सेंटर वाले अपने लिए कोचिंग सेंटर बना देते थे बच्चों के लिए, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं देते हैं कि कल को कोई अगर आगजनी की घटना या ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए तो बच्चे निकल सके। उसके साथ साथ हम अपना लक्ष्मी नगर क्षेत्र बताते हैं। सर, लक्ष्मी नगर क्षेत्र में ये सकरपुर क्षेत्र है, यू ब्लॉक, उपाध्याय ब्लॉक का क्षेत्र आता है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर की भरमार है, लेकिन वो आम जो जनमानस है यहाँ के रहने वाले हैं उनका कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं जैसा हमने अगर कोचिंग सेंटर खोल दिया सारा एकाधिकार हमारा हो गया है। आप देख सकते हैं पार्किंग की कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं इन्होंने पार्किंग के लिए अपनी स्पेस, जब कोचिंग सेंटर पास करवाया तो पार्किंग के लिए क्यों नहीं जगह? आप देख सकते हैं फायर सेफ्टी के लिए कितने एसीज लगे हुए हैं। यही जो बिजली का लोड होता है वो सर्दियों में होता है, और यही बिजली का लोड अब गर्मियों में, जो कि दुगना तिगना बढ़ जाता है, तो आग लगेगी। इसके बाद निकासी की क्या व्यवस्था है इसके अंदर? अगर कल को आग लग जाती है तो इसमें निकासी की क्या व्यवस्था है? और उसके साथ साथ यदि आग लग जाती है तो गली वाले भी खतरे में आ जाएंगे। सर, ऐसा बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं। ना तो कि किसी किस्म का कोई इंतजाम किया हुआ पार्किंग का। लोग मतलब कोचिंग सेंटर खोलते हैं, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मतलब अपने घर के में खोलनी चाहिए। ये दूसरी बात यह है कि फायर सेफ्टी इंतजाम कुछ भी नहीं है। फायर सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ, ना कोई कैमरे लगे हुए, ना कोई फायर सेफ्टी का किया हुआ है। अगर कोई हादसा होता है, कोई गाड़ी आती है, उसको अंदर आने का स्पेस नहीं है किसी तरह से भी। तो मैं चाहता हूँ जो भी मतलब जो ये पीजी चलाते हैं या ये कोचिंग सेंटर चलाते हैं, इनको आगाह किया जाए कि अपने सेफ्टी का इंतजाम करें। इनके साथ साथ जो रेजिडेंट है यहाँ का, उसको भी खतरा है। उनको तो खतरा ही है। जिस तरह की हादसे रोज़ हो रहे हैं, जैसे अभी कल मुखर्जी नगर में हुआ है, इस तरह का मामला यहाँ होता है तो कितनी यहाँ कैजुअलिटी हो गई, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कोचिंग सेंटर बहुत हैं, पीजी हैं यहाँ पर, तो गली में एकदम ये बाइक वगैरह देखो कैसे खड़ी हुई हैं। इसमें डबल लाइनें लगी होती हैं, बीच में से निकलने का रास्ता नहीं रहता। कई बार हमारे कपड़े ही फंस जाते चलते चलते ना, बच्चे भी गिर जाते हैं बीच में से। तो थोड़ा ये पार्किंग की समस्या ही बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये तो रेसिडेंशियल एरिया तो रह नहीं गया बंद, तो ये वैसे
वो ही गया है, कमर्शियल ही बन गया। और हम लोग खुद यहाँ रहने वाले, हमें निकलना होता है तो हमें लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अपनी स्कूटी साइड कर लो। हमारे बच्चे रात बिरात कहीं से ऑफिस से आ रहे हैं, एक कैब अंदर नहीं आ सकती, एम्बुलेंस रात बिरात जरूरत पड़ जाए नहीं जा सकती यहाँ से। कोचिंग सेंटर इतने खुल गए हैं जी, निकलने का रास्ता नहीं है। और दूसरा नंबर ये पीजी के लाइसेंस नहीं, और लाइसेंस के अंदर लड़के लड़कियाँ रात को सिगरेट और बीड़ी और दारू चलती है। ये यू ब्लॉक के अंदर देखो क्या हाल हो रहा है, ये पार्क के पास बहुत बुरा हाल है। और पीजी इतने ओपन है, रात को लड़कियाँ इतना घूमती हैं, बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियाँ, कोई फैमिली रहने जाती, रास्ता भी नहीं है, रास्ता पीजा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कोई कांड हो जाए, कुछ हो जाए तो इसलिए पीजी को बंद कराइए। ये पीजी का लाइसेंस नहीं है, किसी के पास पीजी का लाइसेंस नहीं है। हाँ, नीचे फ्लोर पे तो निकलने का रास्ता होता है, बट ऊपर वाले फ्लोर पे तो निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और ध्यान भी नहीं देते लोग। नहीं, मुझे नहीं लगता कोचिंग सेंटर इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, बट हाँ कुछ कोचिंगों में है कि सुविधाएं मिलती है। वहाँ पे निकलने का गेट होता है और फायर के लिए वो व्यवस्थाएं होती हैं कि अगर आग लगती है छोटी मोटी तो वहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ के कोचिंग सेंटर बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। यहाँ 80% तो सेफ़ है, लेकिन कुछ कोचिंग सेंटर हैं जो अनसेफ भी हैं। मतलब आप यहाँ पे प्रोवाइड तो करते हैं मतलब फायर ब्रिगेड के लिए, जो छोटी छोटी आग लग जाए उनको बुतास मतलब सही कर सकें। सही लक्ष्मी नगर के कोचिंग सेंटर ज़्यादा सेफ़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, बहुत क्राउडेड एरिया है लक्ष्मी नगर। एग्जिट का यहाँ वैसे तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मतलब इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ क्या कहते हैं लॉज बनाने चाहिए कि जैसे बाइक्स वगैरह खड़ी होती हैं तो लोगों को इसमें जैसे क्या कहते हैं कोई त्रासदी होती है तो लोग भाग नहीं पाएंगे एकदम। अगर बाई चांस अर्थक्वेक आ जाता है या कोई वैसी त्रासदी होती है जैसे मुखर्जी नगर में हुई, तो वही है कि उसके लिए लॉज बनने चाहिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के 3 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 28 साल के आरोपी को शिव विहार तिराहा करावल नगर से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज है। क्राइम विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामलों के दंगाइयों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महालक्ष्मी एनक्लेव करावल नगर के रहने वाले 28 साल के मोहम्मद शाहरुख के रूप में हुई है। आरोपी 11वीं तक पढ़ा है और बढ़ई का काम करता है। दंगों के दौरान अपने बाकी साथियों के साथ वह भी दंगों में शामिल हो गया। पुलिस ने बताया कि 24 फरवरी 2020 को दंगाई बंदूक, लोहे की छड़ों, पत्थरों आदि जैसे हथियारों के साथ गैरकानूनी रूप से राजधानी पब्लिक स्कूल के पास बाबू नगर तिराहा पर इकट्ठा हो गए थे। दंगाइयों ने सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए नारे लगाए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए प्रतिद्वंद्वी समुदाय के घरों और दुकानों पर हमला किया, जिसमें पीड़ित राहुल सोलंकी की गोली लगने से मौत हो गई। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर टीम ने कई दंगाइयों की पहचान की, जिनमें से सलमान, सोनू सैफी, आरिफ, अनीस कुरैशी, सिराजुद्दीन, फुरकान, इरशाद और मुस्तकीम 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन जाकिर, सुलेमान उर्फ सलमान सिद्दीकी, मोहम्मद अब्दुल रशीद, आसिफ और मोहम्मद शाहरुख फरार चल रहे थे। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने एक सेंधमार को गिरफ्तार कर 24 घंटे में लैपटॉप चोरी का मामला सुलझा लिया। आपको बता दें कि लक्ष्मी बाजार से लैपटॉप चोरी की एक एफआईआर गीता कॉलोनी थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए टीम बनाई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे पुलिस को आरोपी की जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान कुंदन नगर रेड लाइट के पास काले रंग का बैग ले जाते हुए एक संदिग्ध मिला। उसकी पहचान फैजान अंसारी के रूप में हुई है। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके बैग से चोरी हुआ नया लैपटॉप बरामद हुआ। गीता कॉलोनी पुलिस ने यह मामला 24 घंटे के अंदर सुलझाकर आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी से मिला लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी को न तो पुलिस पर भरोसा है और न ही कोर्ट पर विश्वास है। आम आदमी पार्टी अपराधी का साथ दे रही है, यह कहना है रोहतास नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन का। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक और सरिता सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जितेंद्र महाजन पर संगीन आरोप लगाए। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। जितेंद्र महाजन के खिलाफ दुर्गापुरी के गोयल मेडिकोज के मालिक वसंत गोयल और उनके बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि जितेंद्र महाजन ने उनके घर के बाहर गोलियां चलवाईं और उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। इस मामले में जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने रोहतास नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन से बात की,
तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को न तो पुलिस पर भरोसा है और न ही कोर्ट पर विश्वास है। आम आदमी पार्टी अपराधी का साथ दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी पुलिस और कोर्ट बनवा ले ताकि खुद अपराधियों के साथ नजर आ सके। महाजन ने कहा कि जिस तरीके से मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैं व्यापारियों की दुकान में घुसकर मारपीट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी देश का नागरिक हूं। मैं किसी के साथ हाथापाई नहीं करता और न ही ऐसी मेरी फितरत है। मैं अपने क्षेत्र का विधायक हूं और लोग मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं और मैं उनकी समस्या का समाधान करता हूं। आम आदमी पार्टी का पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। अपराधी कोर्ट के अंदर अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं, मगर आम आदमी पार्टी अब भी अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी आम आदमी पार्टी पुलिस बना ले और आम आदमी पार्टी के कोर्ट खोल ले, जिसमें ऐसे अपराधियों को बचाया जा सके। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आज अपराधियों के साथ खड़ी है, उसे पूरी दिल्ली नहीं पूरा देश देख रहा है। और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या पूरे देश में भारत का नागरिक होने के नाते स्वतंत्र हूँ कि मैं कहीं पर भी घूम सकता हूँ। मेरे घूमने पर, मेरे खड़े होने पर आम आदमी पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। आपने वीडियोस देखी किस तरह से दुकान के अंदर से व्यापारी को 10-15 लोग, जिसमें कथित रूप से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अंदर गए, उस व्यापारी को उठाया और एक प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया। और ये पूरा का पूरा घटना क्रम जब चल रहा था तो वहाँ के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र महाजन जी भी मौजूद थे। ये क्या मैसेज देता है पूरी दिल्ली के अंदर? ये पूरी दिल्ली के अंदर मैसेज ये देता है कि अगर बवाना में एक बच्ची को चाकुओं से मार दिया जाता है तो दिल्ली पुलिस दिखाई नहीं देती, और अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई नागरिक कंप्लेन करता है तो उस नागरिक को ही जेल के अंदर डाल दिया जाता है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब जाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि तुरंत जितेंद्र महाजन जी को अरेस्ट किया जाए। जो ये अगर फर्जी मुकदमा बनाया गया है तो इसको खत्म किया जाए, संज्ञान में ले कमिश्नर साहब पुलिस, होम मिनिस्टर साहब इसको संज्ञान में। गर्मियों के मौसम में सब्जियों के दाम बढ़ ही जाते हैं। कुछ मौसमी सब्जियों को छोड़कर लगभग सभी सब्जियां इस मौसम में हर साल ही महंगी हो जाती हैं। लेकिन इस बार अदरक और लहसुन के दामों ने लोगों को कुछ ज्यादा ही रुला रखा है। आजकल 250 ग्राम अदरक 60 रुपए यानी कि 240 से 250 रुपए किलो बिक रही है। वहीं 250 ग्राम लहसुन भी 40 से 60 रुपए बिक रहा है। ऐसे में कुछ लोगों ने अदरक लहसुन इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है, तो कुछ ने इन्हें अपनी रेसिपी में कम करना शुरू कर दिया है। इससे दुकानदार काफ़ी परेशान हैं क्योंकि वे महंगा अदरक लहसुन खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उनके खरीदार कम हैं। दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले अदरक कभी इतनी महंगी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। अदरक लहसुन के दाम से ग्राहक और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। लहसुन और अदरक तो महंगे हैं ही, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है उन पे ते। और वो तोरई, घिया, टमाटर अब ये भी महंगे कर दिए, कैसे जिए लोग बाग। लहसुन और अदरक बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं और बाज़ार में जाके देखो, ये इनके दाम तो खैर बढ़ ही रहे हैं। बाज़ार में जाके देखो कि हर सब्जियों के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं। और रसोई के लिए क्या चीज़ महंगी नहीं है, हर चीज़ महंगी है। और क्या बताएं जी, 1100 का सिलेंडर। लहसुन अदरक की क्या करें, हर एक सब्जी 60 रुपये 80 रुपये किलो से कोई नीचे नहीं है सब्जी। और वो तो खैर है ही महंगे। रसोई में देखो तुम, सिलेंडर 1100 का, हर चीज़ आसमान, महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है। बाज़ार में देखे ना कोई जाके क्या दर कम हुई है महंगाई की। महंगाई के इस दौर में आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल जनवरी में तेल के दामों ने आसमान छू रखे थे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। पिछले कुछ समय से तेल के दामों में गिरावट देखी जा रही है। जो तेल 199 से 200 रुपए किलो मिल रहा था, अब उसका दाम गिरकर 100 रुपए से 115 रुपए किलो तक हो गया है। इस पर सरकार का रिफाइंड तेल के आयात शुल्क कम करने का फैसला सोने पर सुहागा जैसा है।
सरकार के इस फैसले से तेल की कीमत में और कमी आएगी, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। दुकानदार भी मान रहे हैं कि इससे खाद्य तेल के दाम में और गिरावट होगी। हालांकि तेल के दाम कम होने के बावजूद ग्राहक अभी उतने खुश नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि तेल की तरह दाल और चावल जैसी चीज़ों के दाम भी कम हो, ताकि घर का बजट बनाने में थोड़ी राहत मिल सके। सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि इन्होंने सरसों के तेल पे दाम को कम कर दिया है, क्योंकि महंगाई जो इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जहाँ पे सरसों का तेल में कीमतें घटी हैं, तो ये एक राहत का सबब है आम जनता के लिए। मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूँगी कि भाई जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसे और कम करें और हर खाद्य पदार्थ तेल पे हुआ है और पदार्थों पे, खाने वाले सब सामानों पे इसकी महंगाई को कम करें और रेटों को कम करें, जिससे गरीब जनता जो है उसे कहीं ना कहीं राहत महसूस। बहुत खुशी की बात है कि जो सरसों का तेल है 200 रुपये था, 180 रुपये था, वो अब 110, 120 रुपये में आ गया है। गरीब जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पिछले टाइम के, आज से तुम 7 साल पीछे जाएंगे तो जो 70 रुपये था, 72 रुपये था, 73 रुपये था, उसी रेट पे आना चाहिए, जिससे कि गरीब जनता जो है बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि उनको दाल रोटी आटे से ही मतलब है, उनको सोने चांदी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जॉब के नाम पर ठगी करने वाले को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस के पास नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत आई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन सर्फिंग के दौरान उसे फेसबुक पर प्लेबॉय, मसाज बॉय आदि के काम के बारे में एक विज्ञापन मिला। उसने दिए गए नंबर पर कॉल किया। कॉल पर उसकी एक महिला से बात हुई। उस महिला ने 40,000 रुपये शुल्क के रूप में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ट्रांसफ़र करने को कहा। बाद में उस महिला ने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। इस मामले में पुलिस ने इंस्पेक्टर राहुल के नेतृत्व में एक टीम बनाई और मामले की जांच शुरू की। सोशल मीडिया और आईपी जांच के माध्यम से पुलिस टीम आरोपी अशरफ खान तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि इस विज्ञापन के लिए उसने पीड़ितों से बात करने के लिए 3 से 4 कॉलर्स को भर्ती किया था। ज्यादा कमाई का झूठा आश्वासन देकर महिला कॉलर्स ने पीड़ितों को झांसा देकर रुपए ऐंठे। आरोपी अशरफ खान ठगी की रकम निकालने के लिए कई फर्जी खातों का इस्तेमाल किया करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उससे मामले से जुड़े कई चीजें बरामद की हैं। गांधीनगर थाने की क्रैक टीम ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस कर्मचारियों पर हमले सहित 2 आपराधिक मामलों में ढूंढा जा रहा था। आरोपी पर गांधीनगर थाने में पहले से 10 केस दर्ज हैं। आरोपी की पहचान 36 साल के सन्नी उर्फ नेपाली के रूप में हुई है। वह अजीतनगर गांधीनगर का एक कुख्यात अपराधी है और थाना गांधीनगर का BC है। आरोपी को 2 साल के लिए दिल्ली से निर्वासित किया गया था। इस गिरफ्तारी से गांधीनगर थाने के 2 मामले सुलझा लिए गए। आगे की जांच चल रही है। क्रैक टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी धर्मपुरा के धुंधेला चौक के पास अपने सहयोगी से मिलने आएगा। पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक पेपर कटर भी बरामद हुआ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब से चुनाव न लड़े तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश से नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रेय का कहना है कि यह बयान बहुत ही हास्यास्पद और निंदनीय है। आज आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांकें। कांग्रेस ने 15 साल में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की कॉपीकैट बनकर उन्हीं कामों को आगे बढ़ाती तो आज दिल्ली की बदहाली न होती। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गलबहियां डालना चाहती है, हमारे नेताओं से मिलने के लिए बार बार समय मांगती है। दूसरी तरफ ये लोग पीछे से कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। ऐसा ही इन्होंने अन्ना हजारे के साथ किया था। यह दोहरा चरित्र कांग्रेस के साथ नहीं चलेगा। देखिए, इस तरह के बयान बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही निंदनीय है। आज आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। कांग्रेस तो बहुत ही एक विराट पार्टी, विशाल पार्टी और बहुत ही ऐतिहासिक पार्टी है, जिसने इस देश के लिए बहुत योगदान दिया है। लेकिन आपका क्या योगदान है? आपको तो जनता ने दिल्ली में 2-2 बार चुन करके सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया, पंजाब में आपको मैंडेट दिया, लेकिन आपने जो एक विकसित प्रदेश थे, दिल्ली की जो वर्ल्ड क्लास सिटी जो कांग्रेस ने 15 सालों में बनाई थी, आपने उसको तबाह कर दिया। अरे आप कॉपी कैट बनकर के अगर दिल्ली का ही विकास करते थे जो कांग्रेस की सरकार ने किया, तो आज दिल्ली की बदहाली नहीं होती। और आप कांग्रेस पे बार बार सवाल उठाने का काम करते हैं। ये वही हाल है कि आप एक तरफ तो जो है गलबहियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हमारे नेताओं से बार बार निवेदन करते हैं, मुलाकात करने के लिए समय मांगते हैं, बार बार गठबंधन के लिए दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि आपका उनके बिना गुजारा नहीं चल रहा है, और पीठ पे जो है इस तरह से बातें करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र
कांग्रेस के साथ नहीं चलने वाला है। अपनी मांगों को लेकर निगम कर्मचारी लगातार सीएम हाउस पर धरना दे रहे हैं। आज प्रदर्शन के 10वें दिन कर्मचारियों ने केजरीवाल का पुतला बनाकर उस पर जूते बरसाए और केजरीवाल हाय हाय के नारे भी लगाए। कर्मचारियों ने बताया कि हर रोज उन्हें इंतजार रहता है कि कोई सीएम हाउस से उन्हें बुलाएगा और उनकी मांगों को सुनेगा, लेकिन अब तक कोई उनसे बात करने नहीं पहुंचा। ऐसे में निगम कर्मचारी अपना धरना जारी रखने के लिए मजबूर हैं। देखिए, आज हमारे धरने को चलते हुए 10वां दिन हो गया है। जो सीएम साहब ने 10 गारंटी में 8वीं गारंटी पर ये कहा था कि मेरी सरकार बनाओ और मैं कच्चों से पक्का कर दूंगा, समय पर सैलरी दूंगा, लेकिन बड़ा दुख का विषय है आज उनकी सब यात्रा भी निकाली गई है। अगर इनमें कोई शर्म गैरत है थोड़ी बहुत तो मेरे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दें, समय पर सैलरी दें और जो करोड़ों मूलक आधार पर लगे हुए हैं उनको भी पक्का करें। तो मेरी यही विनती है, जैसे आज अर्थी निकाली गई है इनकी, अगर आने वाले समय में अगर हमारी बातें नहीं मानी तो पूरी दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल की जाएगी और जहाँ इनके पार्षद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया जाए। अगर यही इनका अभी तक रवैया रहा तो साथियों आने वाले दिनों में दिल्ली में काम बंद हड़ताल होगा, दिल्ली कूड़ा कोड़ा होगी और कूड़ा कोड़ा होने के बाद मैं एक आदेश और देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दिल्ली के जितने भी है नागरिक है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो हमारा साथ दे, हमें दोषी ना ठहराए। अगर दिल्ली कूड़ा कोड़ा होती है तो इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। आज हमारे धरने को 10वां दिन हो गया है। मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि आपके सफाई कर्मचारी दिल्ली के काफ़ी परेशान हैं और धरने पर बैठे हुए हैं 10 दिन से। आपको सुध बुध भी नहीं ले पा रहे हो कर्मचारियों की। एमसीडी में आपकी सरकार है, आपका महापौर है। जब आपने चुनाव के दौरान में वादा करा था कि 10 गारंटियों में से 8वीं गारंटी हमारे सफाई कर्मचारियों की दी थी और कहा था कि सभी कर्मचारियों को परमानेंट कर दूंगा, अपने जितने भी कर्मचारी 1 से 7 के बीच में सबको सैलरी दूंगा और मेडिकल कैशलेस कार्ड बनवा के दूंगा। आपकी एक भी गारंटी सफाई कर्मचारियों के लिए पास नहीं की है। यहाँ तक कि आपकी महापौर भी नहीं बोलती है सफाई कर्मचारियों के प्रति एक लफ्ज भी, जो कि आज भी आपकी सब यात्रा निकाली है सफाई कर्मचारियों ने। आने वाले समय में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं जागे या शैली ओबराय जी नहीं जागी तो दिल्ली में काम बंद हड़ताल होने वाली है। गर्मी से परेशान पूर्वी दिल्ली के लोगों को आज हुई हल्की बारिश ने राहत दी। मौसम विभाग कल से ही बारिश की संभावना जाहिर कर रहा था। आज हुई हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को सुहाना बना दिया। कल से ही हवाएं चल रही थीं, उम्मीद थी कि आज बारिश होगी। हालांकि बारिश उतनी नहीं हुई कि गर्मी से पूरी तरह राहत मिल सके। यूं रुक रुक कर होने वाली थोड़ी बहुत बारिश गर्मी को कम करने की बजाय उसे बढ़ा देती है। बहरहाल सूरज की तपन के बीच हवा और हल्की बारिश ने मौसम को कुछ समय के लिए ही सही खुशगवार जरूर बना दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन के साथ। नमस्कार।